हेलो कोड एनालिस्ट, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैट्स 2 का पीवाईक्यू क्वेश्चन और ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो होने वाला है। अगर आपने दो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके पिछला वाला वीडियो देख लो, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो से कंफर्म है कि क्विज 1 में आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अगर सेम पैटर्न पे आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी तक का पूरा रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से तो आता ही है क्वेश्चन। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो रीसेंट वाले हैं, जो कि 2025 के दोनों टर्म में हुए हैं या फिर 2024 के लास्ट टर्म में जो हुए थे। तो ये काफ़ी रिसेंट वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो अगर आप क्विज 1 देने के लिए जा रहे हो तो इन क्वेश्चन को कभी मिस ना करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ फ्रीलांस डिजाइनर रिसीव डिफरेंट पेमेंट्स फ्रॉम हर क्लाइंट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा वो अर्न करती है 18,000 इन 40% ऑफ द प्रोजेक्ट, सी अर्न 10,000 इन 35% ऑफ द प्रोजेक्ट, सी अर्न 5,000 इन 15% ऑफ द प्रोजेक्ट, सी अर्न नथिंग इन द रिमेनिंग प्रोजेक्ट। ये आपका डेटा दिया गया है कि एक फ्रीलांसर है, वो क्लाइंट के लिए काम करती है और उसके बेसिस पे मतलब वो कुछ अर्न करती है। तो उसका पूरा डेटा दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what is the expected, यहाँ पे ध्यान रखना, what is the expected payment that the designer earns for a randomly chosen प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड पेमेंट पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी समझ में आएगा कि एक्सपेक्ट हम वैल्यू निकालते कैसे हैं। अब इसको आप एक्सपेक्टेड पेमेंट बोलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो, या फिर इसको आप बोल सकते हो, इसको मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। उसको निकालते कैसे हैं? तो जो हम एक्सपेक्टेड निकालते हैं ना, उसका ये होता है कि हम जो वैल्यू का एक्सपेक्टेड निकालना होता है उस वैल्यू का हम उसकी प्रोबेबिलिटी से क्या करते हैं, उसका इनटू करते हैं। ठीक है, और सबका हम समेसन लेते हैं। अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो इसमें क्या करते हो आप कि इसमें देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 1 आने के चांस, अगर मान लो डाई को रोल करते हो तो उसमें 1 से लेकर 6 तक फेस आ सकते हैं। अब 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 2 का भी क्या होगा, 1/6 है। 3 का भी क्या होगा, 1/6 प्रोबेबिलिटी होगा। 6 का भी क्या होगा, 1/6 होगा। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेक्टेड निकालने के लिए बोलो तो आप क्या करते हो कि जो गिवन वैल्यू दिया गया होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्रोबेबिलिटी से इंटू करते हो। तो 1 का क्या इंटू करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है, तो इससे इंटू करोगे। और ये समेसन होता है। तो फिर जो दूसरी वाली वैल्यू है वो लोगे, फिर उसका जो प्रोबेबिलिटी है, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वो कितना है, 1/6 है, तो उससे इंटू करोगे। फिर थर्ड वैल्यू लोगे, फिर उसके बाद उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से इंटू करोगे। फिर फोर्थ लोगे, फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से इंटू करोगे। फिर फिफ्थ वैल्यू लोगे, फिर इसको इंटू करोगे 1/6 से। फिर 6 लोगे, फिर 1/6 से इंटू करोगे। अब इसको सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। तो ये होगा 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6 यानी कि 1 ये हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 6, तो ये 1 + 2 3, 3 + 6 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15/6 + 1। ठीक है, या फिर आप ऐसे इसको 6/6 भी ले सकते हो, तो ऐसे भी ले सकते हो इसको 21/6। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 6 3 18, 3.5 आएगा। तो आप चाहे ऐसे निकालो एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो वैसे निकाल सकते हो। तो अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने देखा कि हम कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है कि आप क्या करते हो, उस वैल्यू का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी प्रोबेबिलिटी से क्या करते हो, इंटू करते हो, और सबका क्या करते हो, आप समेसन ले लेते हो। तो सेम यहाँ पे भी करना है। तो आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, कैसा डेटा दिया गया है इसका टेबल हम बना लेते हैं। सबसे पहले आपका पेमेंट दिया गया है। ठीक है, आपका क्या है, पेमेंट है। पेमेंट का आपका कॉलम है। फिर उसके बाद इसमें कितना, इसका शेयर कितना है, तो शेयर यहाँ पे दिया गया। और मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना लेता हूँ प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब बताओ पेमेंट 18,000 अगर इसको पेमेंट मिल रहा है कितने प्रोजेक्ट के लिए, 40% ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पे 40% लिख दिया। ठीक, फिर 10,000 इसको रुपीज़ मिल रहा है कितने प्रोजेक्ट के लिए, 35% प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, सी अर्न 5,000 इन 15% ऑफ द प्रोजेक्ट। और रिमेनिंग पे क्या कर रही है, जीरो अर्न कर रही है, तो यहाँ पे रिमेनिंग पे मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि जीरो कितने से, इसका जीरो का कितना शेयर है, यानी कि जीरो कितना अर्न कर रही है कितने शेयर पे। तो इसको कैसे होगा कि टोटल अगर आप कैलकुलेट करो तो 100% होता है।
तो 40 + 35 कितना होगा, ये हो जाएगा 75। 75 और 15 कितना होगा 90। तो आप इसको 100 में से 90 हटा दो तो कितना बचा यहाँ पे 10, यानी कि 10% पे क्या कर रहा है वो जीरो पेमेंट उसकी मिल रही है, ठीक है। और रिमेनिंग प्रोजेक्ट कितना, रिमेनिंग प्रोजेक्ट कितना वाला 10%, यहाँ पे मैं इसको सही से लिख देता हूँ 10%, ठीक है। तो 10% पे क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बताऊँ तो 40% को अगर आप इसको रेशियो में चेंज करोगे तो क्या होगा, तो 40/100 हो जाएगा, तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो 0.4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.4 होगी। ऐसे 35 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.35 होगी। 15 की क्या होगी, ये होगी 0.15। और आपके ₹0 यानी कि 10% का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना होगा, ये होगा 0.10। आप ऐसे सबको ऐड कर दोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है, आप देख लो 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमें पेमेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई। अभी बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पेमेंट दैट द डिजाइनर अर्न फॉर अ रैंडमली चूजन प्रोजेक्ट। आपको एक्सपेक्टेड पेमेंट बोल रहा है, तो आप यहाँ से एक्सपेक्टेड पेमेंट निकाल लो। तो यहाँ पे EX हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मिनटू कर देते हैं। तो आपकी वैल्यू कितनी है 18,000, ठीक है। 18,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये है 0.4, तो इसे 0.4 से इंटू कर दो, फिर प्लस लगाओगे, फिर आपका आएगा 10,000। 10,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, ये दी गया है 0.35, तो इससे इंटू कर दो। फिर आता है आपका 5,000। 5,000 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15 है, तो इससे इंटू करोगे। फिर प्लस जीरो के लिए है, तो जीरो से कोई भी करोगे तो वो जीरो ही आएगा, 0.010 कर दो। तो यहाँ पे आया 18,000 इंटू 0.4 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7,200। 10,000 को इसमें इंटू करोगे तो ये कितना होगा 0.35 से ये आएगा 3,500। ऐसे 5,000 को 0.15 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 750 आएगा। और ये कितना आएगा, ये जीरो आएगा। अब सबका सम कर दो, सम का सम करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 11,450। तो यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और यहाँ पे आपको दिया भी होगा पॉसिबल आंसर क्या है 11,450। तो ये आपका एक्सपेक्टेड पेमेंट होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे एक्सपेक्टेड पेमेंट निकालते हैं। अगर मान लो कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन का अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली आपके जब देखोगे क्विज वन देने जाओगे तो ऊपर सबसे ही दिया होता है कुछ फॉर्मूले, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म में होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला पुट कर सकते थे, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा, तो आप ये ना समझना कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, मैं ये जो लंबा लेंदी प्रोसेस को मैं मिस कर दूंगा, यानी कि छोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसी वाले क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है सेम है, जो डेटा दिया गया था कि जो फ्रीलांसर है कुछ प्रोजेक्ट लिए उसकी कुछ शेयर में अर्न करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। इसमें बोला है कि यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी फाइंड एन अपर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजाइनर ऑन एटलीस्ट 15,000 इंटर द आंसर करेक्ट अप टू द 3 डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पे मार्कोव इनइक्वालिटी की बात हो रही है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है आपके एग्जाम में। देखो मार्कोव इनइक्वालिटी क्या करती है, ये आपके अपर बाउंड की प्रोबेबिलिटी बताती है, ठीक है। यहाँ पे अपर बाउंड भी पूछ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताती है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 15,000, तो क्या करें, फाइंड एन अपर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजाइनर ऑन एटलीस्ट 15,000, ठीक है। एटलीस्ट 15,000 का मतलब कि 15,000 भी कमा सकता है, कमा सकती है, या फिर उससे ज़्यादा कमाएगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इसकी जो अर्निंग हो वो क्या है, अपर बाउंड कितना होगा दैट द डिजाइनर ऑन एटलीस्ट 15,000, 15,000 से ऊपर ही होना चाहिए या फिर 15,000 हो सकता है। तो हमें पता है कि मार्कोव का इनइक्वालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आपको वहीं मतलब जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, मतलब क्विज वन देना स्टार्ट करो तो पहले ही आपको मिल जाएगा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से रखना। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी दी गई होती है x ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो ये होता है लेस देन और इक्वल टू म्यू अपॉन सी। ये आपका मार्कोव के इनक्वालिटी का फॉर्मूला होता है अपर बाउंड निकालने के लिए, ठीक है। अब ये जो म्यू है ये क्या है, ये आपका मीन बोलो या फिर आप बोल सकते हो इसको एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी वो है आपकी, ठीक है। सी क्या है, सी आप देखो यहाँ से कंपेयर करो, सी यहाँ पे क्या है, सी है आपका कांस्टेंट 15,000 बोला है क्वेश्चन में कि एटलीस्ट ये कितना अर्न करने, अपर बाउंड निकालना है 15,000 पे, तो सी हमें पता है 15,000, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमने क्या किया, अब भी हमने इसको इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में जो पहला सब क्वेश्चन था उसमें हमने निकाला, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है 11,450 आ रहा है। तो हमें यहाँ से ये भी पता है म्यू की भी वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं, आपको पता चल गया होगा पहले वाले क्वेश्चन से। तो वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 11,450 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कि इसका अपर बाउंड निकालना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो इसकी जब वैल्यू पुट करोगे तो म्यू कितना आया
म्यू पहले वाले क्वेश्चन से आया, मैंने पहले वाले सॉल्यूशन से आया 11,450, सी कितना है 15,000, इसको नीचे रख दो 15,000 और इसको सॉल्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या आंसर मिलने वाला है, वो आपको मिलेगा 0.763। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लें, कैलकुलेटर का यूज़ करके देखना, यही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मार्कोव इनक्वालिटी कैसे निकालते हैं वो भी आ गया होगा। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपके पिछले वाले टर्म में पूछा आ चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। देखो ये भी मार्कोव इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। बोले क्वेश्चन, सपोज दैट अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एवरी डे। एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है हर दिन। अ क्वालिटी कंट्रोल टीम ट्रैक्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव गैजेट फाउंड इन डेली प्रोडक्शन रन्स। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव गैजेट प्रोड्यूस ऑन एनी गिवन डे। एक्स क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव गैजेट है जो कि एनी मतलब कोई भी दिन गिवन डे पे वो आपका नंबर शो करता है कि कितने डिफेक्टिव थे। द मीन एंड वेरियंस ऑफ एक्स आर 50 एंड 81 रिस्पेक्टिवली। तो इस वाले डेटा के बेस पे आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यूजिंग मार्कोव इनक्वालिटी फाइंड एन अपर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्शन विल एक्सीड 99 ऑन अ गिवन डे। आपको क्या निकालना है? आपको मार्कोव इनक्वालिटी का यूज करते हुए अपर बाउंड निकालना है कि जो प्रोडक्शन है वो क्या करे, एक्सीड करे 99 से। ठीक है, तो आपसे क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से लिख लो। ये आपसे बोल रहा है कि जो जो प्रोडक्शन हो वो क्या करे, एक्सीड करे, यानी कि ग्रेटर देन हो 99 से। और आपको बोल रहा है कि मार्कोव इनक्वालिटी का यूज करना है। ठीक है, तो आपको सबको पता चल गया होगा कि मार्कोव इनक्वालिटी अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या फॉर्मूला का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर ये होता है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो हम इसको निकालते हैं लेस देन और इक्वल टू ये म्यू अपॉन सी से हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपका मार्कोव का फॉर्मूला है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, यानी कि ऊपर मिल जाएगा आपको इसका फॉर्मूला। जो मार्कोव वो होता है वो क्या यूज करने के लिए होता है, ये अपर बाउंड निकालने के लिए यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है वो आप ध्यान से रख लो। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मीन एंड वेरिएंस है एक्स का वो दिया गया है, तो मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दिया गया आपका 50, ये गिवन है। फिर आपका वेरिएंस, वेरिएंस दिया गया है आपका सिग्मा स्क्वायर दिया गया है, वेरिएंस ये कितना दिया गया, 81 दिया गया है। तो आपको बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो एक्सीड करे एक दिन में कितना, एक्स 99 से ज़्यादा एक्सीड हो। लेकिन हमें पता है कि हम मार्कोव की इनक्वालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। अब लेकिन यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 99 दिया है, तो ये क्या माच रहा है? तो देखो, अगर आप इसको बोलो कि अगर प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो एक्स इज ग्रेटर देन 99, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो 99 से बड़ी होगी। 100 हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। तो मैं क्या इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर अब मैं बोलो कि 99 से ज़्यादा, तो अब यहाँ पे समझना कि वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ 99 है। ठीक है, और इसके बाद बियॉन्ड है, जैसे 100 हो गया, फिर 101 हो गया, फिर ऐसे मान लो कि n है। अब मैं बोलूँ कि आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, वो 99 से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि यहाँ 100 से लेके इधर कहीं भी हो सकता है, लेकिन 99 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया है, 99 इंक्लूडेड नहीं है। 99 से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। तो अब मैं इसको 99 से ज़्यादा बोलूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 100 के। यानी कि 100 भी शामिल हो सकता है और 100 के ऊपर वाली वैल्यू हो सकती है, लेकिन उससे नीचे नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे लिखो, या फिर ये जो दोनों होंगे वो इक्वल होंगे, x इज ग्रेटर देन 99 बोलो, या फिर आप बोले x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, वैल्यू सेम होंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको ऐसे हटा देता हूँ। तो अगर आप ये बोला था कि x इज ग्रेटर देन 99 बोल रहा है प्रोडक्शन वो करे, तो आप इस वाले प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन 99 को आप क्या लिख सकते हो, ये हो सकता है इक्वल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें फॉर्मूला इस वाले टर्म में पता है। ठीक है, इस वाले फॉर्म में पता है। तो आप यहाँ से कंपेयर करो कि हमारा जो गिवन फॉर्मूला होता है मार्कोव इनक्वालिटी निकालने की, वो होती है x ग्रेटर देन और इक्वल टू c, फिर लेस देन और इक्वल टू म्यू अपॉन c। अब दोनों को आप कंपेयर करो, तो इस वाले को दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, c इक्वल टू 100 मिल रहा है। आपको क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दी गई है, म्यू की वैल्यू कितनी है, 50 यहाँ पे गिवन है। अब आपको बोल रहा है कि अपर बाउंड निकालना है, तो यहाँ पे अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, हम अपर बाउंड के लिए निकालते हैं म्यू अपॉन सी। म्यू की वैल्यू कितनी है, 50 है। ठीक है, यानी कि मीन दिया गया है। सी की वैल्यू क्या पे, ये आपका सी की वैल्यू यहाँ से आया 100, इसको 100 रख दो, ये हो जाएगा 50 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.50 आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये इस रेंज में लाई करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.50। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्कोव इनक्वालिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
अब इसी में एक और सब क्वेश्चन है, वो भी ध्यान से दे लो। ये है आपका सेवी सेव इनक्वालिटी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दोनों एक एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं, ठीक है। दोनों पूछा जाता है, बार बार ये पूछा जा रहा है, रिपीटेड वे में आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। डेटा सारा का सारा वही है कि आपको मीन दिया गया वो है 50, आपका जो वेरिएंस है वो दिया गया 81, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि जो सेवी सेव इनक्वालिटी का यूज करना है, फाइंड द लोअर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन डे प्रोडक्शन विल बी बिटवीन 30 एंड 70। ये क्या बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, कि जो प्रोडक्शन होना वो बिटवीन हो 30 एंड 70 के, यानी कि 70 से लेस होना चाहिए और 30 से ज़्यादा होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। समझ में आ रहा है? मैंने इसको लिखा कि जो आपका गिवन डे में प्रोडक्शन होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बिटवीन लोअर बाउंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बिटवीन क्या हो, वो 30 से ज़्यादा हो और 70 से कम, यानी कि इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर ये फॉर्मूला आपको दिया भी होता है आपके क्वेश्चन में, जब आप देखोगे स्टार्ट करोगे तो ये फॉर्मूला दिया क्या होता है, ठीक है। लेकिन आपको इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है, मैं उसको बताता हूँ कि अगर आपको सेवी सेव इनक्वालिटी निकालना होता है, उसका लोअर बाउंड निकालना होता है, तो कैसे निकालते हो। तो देखो इसी फॉर्मूले का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है ना, आप यहाँ पे लेस देन का साइन लगा सकते हो, लेस देन के, और यहाँ पे आ गया सिग्मा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 1/k², ठीक है। ये आपका एक सेकंड वेरिएंट है इस फॉर्मूले का, इसको भी अप्लाई करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया, अभी ये जो डिफाइन है वो यहाँ से आपको आ जाएगा, ठीक है। जो आपका बिटवीन वाला बोल रहा है कि 30 से 70 के बीच में होना चाहिए, तो ये वाला इस केस पे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला भी याद रख लेना कि अगर आपको ये दिया गया होगा, ये तो डायरेक्टली आपको मेंशन होगा आपके एग्जाम में भी, ये फॉर्मूला दिया गया होगा। लेकिन आप इसे डिराइव कर सकते हो कि आप जो साइन है उसको उल्टा कर दो, ये लेस देन के आपका म्यू हो जाएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर साइन ये अपोजिट हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 का होल के का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है क्या, अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि मॉड को हम कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर सपोज करो कि आपको मॉड ए दिया गया है और ये बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हो, तो इसकी जो वैल्यू ए की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ए की जो वैल्यू हो सकती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है -5 से, जो यहाँ पे दिया होता है उसको माइनस में ले लो, -5 से, और ये लेस देन और इक्वल टू होगी 5 की, ठीक है। इसको हम ऐसे, ये जो मॉड वाली वैल्यू होती है हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे एक्सपेंड किया, इसका मतलब कहने का ये है कि ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा -5 से बड़ी या फिर इक्वल हो सकती है। अब इसको चेक करने के लिए मैं बोलता हूँ कि -5 की ए की वैल्यू में, अगर मान लो कि ए की वैल्यू अगर मैं -4 लेता हूँ, तो ये क्या, ये करेक्ट होगा, तो मैं देखता हूँ। अगर ए की वैल्यू -4 लेता हूँ तो इसको मॉड में रखूँ -4 को, तो ये मॉड का क्या देगा 4। तो अब बताओ इससे ये करेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा। तो हम मॉड को ऐसे एक्सपेंड करते हैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब अगर मुझको इसको एक्सपेंड करना होगा तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स माइनस म्यू है और लेस देन के, और यहाँ पे क्या है आपका सिग्मा दिया गया है। तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा, ये आपका म्यू जो होगा ये इधर आ जाएगा और ये माइनस में आता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के सिग्मा एक्स लेस देन, फिर यहाँ पे आ गया के सिग्मा, ये यहाँ से एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। और जो म्यू होता है ना, ये म्यू दोनों साइड में जाएगा, दोनों साइड से ये जाएगा, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस म्यू इधर हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर ये हो जाएगा प्लस म्यू, ठीक है। इतना समझ में आया। और फिर इसको लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 1/k का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि अब इसको कंपेयर करो आप, ये वाला जो है, जो हमारा ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, इसको इससे कंपेयर करो। ये दिया गया 30, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 से बड़ी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, 70 से कम होना चाहिए। अब इन दोनों टर्म को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 30 किसके बराबर होगा, अब या फिर दोनों में कैसे भी करके निकाल सकते हो। यहाँ पे दिया गया जो म्यू माइनस के सिग्मा इक्वल टू 30, दोनों के टर्म को कंपेयर करने पर ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे यहाँ की म्यू की वैल्यू रख दो -50, म्यू की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 50 कर दिया, फिर माइनस के, और यहाँ पे क्या है
आप स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये वेरिएंस यहाँ पे, तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बनानी होती है तो क्या करोगे आप 81 का वो कर दोगे तो ये आएगा 9, ठीक है। तो आप इसको करोगे 30। अब यहाँ से माइनस के म्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये अगर मान लो इसको प्लस में होता है तो ये 50 माइनस 30 हो जाएगा, ये इक्वल टू 20 हुआ। यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे आप तो 20 अपॉन ये आपका सिग्मा आ गया, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, ये आपका 9 है, तो ये होगा 20 अपॉन 9, ठीक है, समझ में आया। अब इसकी क्या करो, के की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो के की यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, फिर इसको उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 400, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 319 अपॉन 400, और ये क्या होगा, ये आपका लोअर बाउंड होगा। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे मैच कर रहा है। तो जो सेवी इनक्वालिटी होता है उससे हम लोअर बाउंड निकालते हैं, और जो आपका मार्कोव इनक्वालिटी होता है उससे हम अपर बाउंड निकालते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये एक्सटेंडेड फॉर्मूला काफ़ी जगह आपका यूज़ में आएगा, जिससे कि डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से एक आपका क्वेश्चन आया है सेवी इनक्वालिटी का, ये भी आपके पिछले वाले टर्म में पूछा गया था, इसको भी ध्यान से देखो, किस अलग अलग फॉर्मेट में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सेवी इनक्वालिटी से, वो आप देख लो। ये बोला लेट एक्स बी द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाई ए मशीन ऑन ए गिवन डे, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू दी गई 7, और जो इसका ई एक्स स्क्वायर दिया गया है वो 55 दिया गया है, ठीक है। यूजिंग सेवी इनक्वालिटी फाइंड द लोअर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट ए मशीन प्रोड्यूसेस बिटवीन 4 and 10 आइटम्स। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो मशीन प्रोड्यूस करे वो क्या होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी, वो उसका लोअर बाउंड निकालना है, वो लेस देन 10 हो और ग्रेटर देन क्या हो 4 हो, यानी कि इसके बीच में होना चाहिए, 4 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो इसकी आपको लोअर बाउंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो इसमें भी क्या बोला है, सेवी इनक्वालिटी का यूज़ करना है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, सेवी का फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने अभी जो दूसरा वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया, तो बिटवीन वाले में वो काम आएगा, ठीक है, जब आपको लोअर बाउंड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, तो ये बराबर होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या नीड होता है, हमें तो के की वैल्यू यहाँ पे पता करनी होती है पहले, ठीक है, के क्या होगा ये हमें अगर पता होगा तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और के को पता करने से पहले हमें यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में रखने के लिए हमें म्यू क्या होता है, ये हमारा मीन होता है, ठीक है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, आप इसको एस टी बोलो, ठीक है, इसको बोले स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है, जब आप वेरिएंस का आप अंडर रूट ले लेते हो तो वो क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। तो इतना सारा टर्म आपको पता होना चाहिए, तब आप के फाइंड कर सकते हो। तो हम एक एक चीज़ देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको दिया गया एक्सपेक्टेड वैल्यू दी गई है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो इसको आपको, या फिर उसको मीन बोलो या फिर म्यू बोलो, इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 7 दी गई है, ठीक है। फिर आपका एक वैल्यू दिया गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया, ये इसकी वैल्यू दी गई 55, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये क्या है 55 दिया गया है, तो लेकिन अभी इसमें हमें ज़रूरत क्या है, हमें इसमें वेरिएंस की ज़रूरत है, जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे। तो जो वेरिएंस होता है वो ये दिखाता है कि जो डेटा है वो मीन के अराउंड कितना स्प्रेड किया गया है, ठीक है। तो हमें आपका वेरिएंस निकालना होगा, क्या निकालना होगा, हमें वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे निकालना होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हम इसका वेरिएंस का अंडर रूट ले लेते हैं, यानी कि सिग्मा के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें वेरिएंस निकालना होगा, जिससे कि फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वेरिएंस अगर निकालना होगा आपको किसी वैल्यू का, तो वेरिएंस कैसे निकालोगे, तो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, और फिर ये होल स्क्वायर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का ये होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पे दिया गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये कितना दिया गया 55 दिया गया, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दिया गया कितना 7, तो इसका 7 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 55 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि वेरिएंस जो आ रहा है वो आ रहा है 6। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो हम इसका क्या कर लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो निकल के आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो अंडर रूट 6 आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है
कि जो इसका प्रोबेबिलिटी हो वो किसके बीच में हो, 4 और 10 के बीच में हो। तो ये कैसे आपको आएगा, अब यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूला को, अब ये जो सेबीसेल इनक्वालिटी होता है, सेबीसेल इनक्वालिटी होता है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको डिराइव करो आप। तो इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो x होगा वो लेस देन होगा किसके, प्लस म्यू से लेस देन, और बड़ा किससे होगा, आप इधर माइनस के होगा तो ये हो जाएगा म्यू माइनस के सिग्मा से ये बड़ा होगा, ठीक है, x, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/k²। अब इसको मैंने पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया था, उससे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को आप इससे कंपेयर करो, जो मुझे निकालना था वो किससे निकालना था, हमें निकालना है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए और किससे कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। तो अब इससे जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देख रहे हो कि जो दोनों टर्म को कंपेयर कर रहे हो, तो म्यू माइनस के सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, 4। अब या फिर इससे भी कर सकते हो, दोनों सेम ही आंसर आएगा। म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे हम के की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, देख लो ऊपर, म्यू जो दिया गया है वो दिया गया है 7, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 7 माइनस के, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल गया है, ये आपका आया, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, √6 आई इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 7, अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा के √6। अब के की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3/√6। तो के की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें सेबीसेल का लोअर बाउंड निकालना था, तो लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं, हम इसको निकालते हैं 1 माइनस 1/k²। के की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/k² करोगे तो कितना होगा, 3/√6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कितना होगा, 1 माइनस 1/9/6। अब ये क्या हो जाएगा, 1 में है तो अपॉन में है तो ये क्या ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 2 6, 3 3 9। तो जब 1 में से, इधर देख लो, 1 माइनस 2/3 करोगे तो कितना होगा, 3 माइनस 3 1 3, 3 में से 2 जाए 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/3 होगा, जो कि ऑप्शन 2 राइट होगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से भी सीबी से इनक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको वेरिएंस निकालना आना चाहिए, तो वेरिएंस के लिए ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जो वेरिएंस निकालते हैं उसमें हम ये करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x का होल स्क्वायर से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से वेरिएंस निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है कि सिग्मा की वैल्यू निकल जाती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपके रिसेंट टर्म में पूछा गया था, और ये भी आपका मार्कोव इनक्वालिटी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, पूछने का तरीका अलग है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको तरीका पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो आराम से इसको कर लोगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A call center analyst monitor the number of call received at the center daily। मॉनिटर किया जाता है, कॉल सेंटर की बात हो रही है। Let x denote the number of call received in a day। x क्या करता है कि नंबर ऑफ कॉल कितने आ रहे हैं वो x डिनोट करता है। यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी द एनालिस्ट डिटरमाइन एन अपर बाउंड ऑफ 0.48। यहाँ पे अपर बाउंड दे दिया गया है, तो अपर बाउंड की वैल्यू क्या होती है, जो हम अपर बाउंड निकालते हैं मार्कोव इनइक्वालिटी से, वो हम निकालते हैं μ/c। μ/c की वैल्यू दे दी गई है कि कितना है, 0.48 है, ठीक है। ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग मोर देन 249 कॉल्स, प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है कि जो आपका कॉल आ रहा है वो मोर देन 249 आ रहा है, ठीक है, ये आपका दिया गया है। देन कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्स, तो आपको क्या बोल रहा है कि आपको मीन ऑफ एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि आपको म्यू की वैल्यू निकालने के लिए बोल रही है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, तो अब यहाँ पे देखो क्या चैलेंज आ रहा है। अब आपको जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि जो कॉल आ रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो दी गई है वो ग्रेटर देन 249 है, कि 249 कॉल से ज़्यादा कॉल रिसीव हो रहे हैं। लेकिन जब आप देखते हो कि मार्कोव इनइक्वालिटी की फॉर्मूला आपको पता होगा, तो ये इसमें कि मार्कोव इनइक्वालिटी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू c, जो होता है वो होता है लेस देन और इक्वल टू μ/c के बराबर। लेकिन यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 249 है, तो यहाँ पे स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन ये बनाता है कि अब बताओ कि अगर ये बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो ग्रेटर देन 249 होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो हमारा फॉर्मेट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो अब इसको मुझे इसमें चेंज करना होगा। तो बताओ कि अगर 249 से ज़्यादा कॉल आए तो मैं इसको क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि हाँ 249 बोलो से 249 से ज़्यादा कॉल बोलो, या फिर ये बोलो कि
250 के बराबर या फिर उससे ज़्यादा, तो क्या दोनों बराबर होंगे? तो आप इसको x इज ग्रेटर देन 249 को आप ये भी लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यानी कि 249 शामिल नहीं होगा, यानी कि 250 से ऊपर हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे 250 शामिल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म को कंपेयर करो तो यहाँ से आपको c की वैल्यू पता चल जाएगी। c कितना हो गया? 250 दिया है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि म्यू अपॉन सी दिया गया और आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मीन निकालना है एक्स का। तो आप कैसे निकालोगे? आपको म्यू अपॉन सी की वैल्यू दी गई है 0.48 और आपने सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, तो सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन सी की वैल्यू कितनी है? 250 है, इक्वल टू 0.48 है, ये हो जाएगा 0.48। म्यू की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 0.48 250 डिवीजन में है, डिवाइड में है, तो इसको इधर जाओगे तो इंटू हो जाएगा, इंटू 250। अब इसको इंटू कर लो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 120। तो जो मीन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 120 आएगी, जो कि यहाँ पे पॉसिबल आंसर दिया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको ये वाला भी जो सिंटेक्स है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मार्कोव इनइक्वालिटी का, वो भी समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको अब कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको मिस नहीं करोगे। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके रिसेंट में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है अ 6-sided biased die is used in a game, जो आपका 6 साइज biased गेम है, अनबायस्ड नहीं है, biased है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 3p, मतलब एक आने की जो चांसेस है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 3p है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 3 4 5 6 इज p, और जो 2 3 4 5 है उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? p है। द रूल ऑफ द गेम आर एज फॉलो, अगर 3 आता है डाई पे तो प्लेयर 100 रुपये जीतता है, 6 आता है तो 170 जीतता है, अगर 4 आता है डाई पे तो वो 160 रुपीज़ लॉस करता है। तो बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द सब क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या क्या आपका दिया गया है। आपको बोला है कि एक डाई को रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो डाई को जब रोल करते हो तो इस पर कितने आउटकम हो सकते हैं? 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये अनबायस्ड नहीं है, ये बायस्ड है, ठीक है, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं होगी। यहाँ पे बायस्ड है तो ये दिया गया है। बायस्ड होने का मतलब कि वन, अगर ऐसे अनबायस्ड होता तो इसकी 1/6 होती और इसकी भी 1/6 होता, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि ये क्या है? ये बायस्ड है, ठीक है, बायस्ड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। क्या दिया गया उसको हम देख लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी ये दी गई है कि अगर आप 1 को वो करते हो, अगर 1 आता है तो 1 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है? ये दिया गया कि 1 की आने की प्रोबेबिलिटी 3p है, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो फेसेस हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? p है। ये p है, इसकी भी p है, इसकी भी p है, इसकी भी p है और इसकी भी क्या है? p है। अब आपको एक पता होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सबका ऐड कर दो, जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है तो वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे 6 प्रोबेबिलिटी दिया गया है, तो इनका भी अगर आप ऐड करोगे तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो आप ऐड कर दो 3p प्लस p, तो ये कितने p हो जाएंगे? 4p, 5p, 6p, 7p और 8p। तो ये टोटल 8p है। तो हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे 8p जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/8। तो प्रोबेबिलिटी निकल के कितनी आ रही है? 1/8 आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन 4 राइट होगा, 1/8, ठीक है। कुछ करना नहीं था, बस केवल एक ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अगर कैसे पता है? अगर मान लो कि फेयर डाई होता तो 1 2 3 4 5 6, अगर ये फेयर डाई होता तो ये 1/6 की इसकी प्रोबेबिलिटी होती, इसकी भी 1/6 होती, इसकी भी 1/6 होती, इसकी भी 1/6 होती, इसकी भी 1/6 होती और इसकी भी क्या होती है? 1/6 होती। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। अगर आप अगर से कंफर्म करना चाहते हो सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 6/6 हो जाएगा, जो कि 1 होगा। तो वही हमने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रखा है, इनका सबका ऐड किया तो वो उसके बराबर होगा और यहाँ से पी की वैल्यू हमने निकाली। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसी वाले क्वेश्चन का सब क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। सेम डेटा आपका दिया गया। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी टू बी गेन। ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालना है कि कितना गेन हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी कि उससे जो पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम समेशन करते हैं, दो वैल्यू होती है उसके हम
गिवन प्रोबेबिलिटी से क्या करते हैं, हम इनको इनटू कर देते हैं और सबका हम समेशन ले लेते हैं। तो इससे हमें क्या निकलता है, इससे हमें मीन निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मनी टू बी गेन, उसका एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे डेटा हमें बनाना होगा। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे एक फेस आपका हो गया, फेस 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, डाई को रोल करने पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, अब मैं एक कॉलम बना रहा हूँ गेन। ठीक है, अगर मान लो कि 1 आता है तो यहाँ पे गेन कब कब आ रहा है, 3 जब अपियर हो रहा है ना, यहाँ पे देखो 3 अपियर हो रहा है तो प्लेयर 100 रुपये जीत रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 अपियर होगा तो कितना गेन कर रहा है, वो 100 रुपये जीत रहा है। 6 अपियर हो रहा है तो कितना आएगा, वो 170 रुपये जीत रहा है, तो गेन 170 हो रहा है। अगर 4 आ रहा है फेस डाई को रोल करने पे, तो वो क्या हो रहा है, वो लॉस कर रहा है, वो लूज कर रहा है वो। तो ये कितना हो जाएगा, वो 160 रुपीज़ लूज कर रहा है, तो उसको हम 160 कर देते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग और 3, 4 और 6 ही आते हैं तो उसमें गेन या फिर आपका लॉस होता है। और जो दूसरे वाले ऑप्शन है उसमें क्या होता है, उसमें कोई लॉस व गेन नहीं होता है, यानी कि गेन जीरो होता है। 2 पे भी अगर आ जाए तो जीरो गेन होगा, और 5 पे भी आएगा तो क्या होगा, जीरो गेन होगा। ठीक है, तो हमें ये गेन पता चल गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अब निकाल लो, क्योंकि एक्सपेक्टेड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी करते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब बताओ कि पहले वाले हमने देखा कि ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3p थी, और p की वैल्यू हमने पिछले वाले क्वेश्चन से निकाला, कितना आया, वो 1/8 आया था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3p है, तो p की वैल्यू यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/8। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेस को, ये हो जाएगी 3/8। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी p है, इसकी भी p है, इसकी भी p है, ये भी है और ये भी है। तो p की वैल्यू हमने निकाला 1/8, 1/8 पिछले वाले क्वेश्चन से, तो वही हो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये 1/8, ये 1/8 और ये 1/8। अब वो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी टू बी गेन निकालना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिख दो मनी टू बी गेन, अब ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें निकालते हो जो एक्चुअल वैल्यू होती है, क्या करते हो, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसकी प्रोबेबिलिटी से आप इनटू कर देते हो और सबका क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो यहाँ पे जो 0 रुपीज़ गेन हो रही है 1 के केस में, वो क्या हो रही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0 इंटू 3/8। 2 के केस में भी 0 रुपये गेन हो रहा है, तो ये 0 इंटू 1/8 प्लस 3 के केस में 100 रुपीज़ गेन हो रही है, तो आप लिखोगे 100 इंटू 1/8। फिर 4 के केस में माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगोगे, -1/60 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। तो आप वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी करते हो, सबका सम करते जाते हो। ठीक है, तो ये 160 इंटू 1/8 हो गया, फिर 0 इंटू 1/8 तो 0 ही होगा, फिर ये हो गया 170 इंटू 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी आप इसको सम करोगे तो ये हो जाएगा 110/8। सम कर लेना, काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेटर अलाउ होता है तो यूज़ कर सकते हो। तो 110/8 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 13.75, और यही को क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि यहाँ पे इस वाले रेंज में लाई करेगा 13.75। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। ये भी क्वेश्चन रीसेंट आपके टर्म के में आया था, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो उसको भी ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको वेरिएंस के बारे में पूछा गया, तो इसमें काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से बोला लेट एक्स जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है 1 2 3 4 5 6। वाई भी क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, इसमें भी डेटा हो सकता है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ये याद रखना। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल मतलब अगर उसका ज्वाइंट निकालोगे तो उसका प्रोडक्ट के मार्जिनल और प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, डिफाइन 2 न्यू रैंडम वेरिएबल्स जेड एंड डब्ल्यू। जेड और डब्ल्यू 2 नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया जा रहा है। जेड क्या है, जेड इक्वल टू एक्स वाई है, और डब्ल्यू क्या है, 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू, एंटर द करेक्ट। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि वेरिएंस निकालना है, क्या निकालना है आपको, वेरिएंस निकालना है डब्ल्यू का। अब डब्ल्यू यहाँ पे एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया, जो कि वैल्यू रहे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो वेरिएंस निकालने में क्या होती है, इसका तो फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। तो सपोज करो कि अगर आपको वेरिएंस निकालना होता है, ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है और ये एक्स है, तो इसका वेरिएंस क्या होता है, ए जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, नहीं समझ में आया? इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो कि वेरिएंस निकालना हो 5x का, तो ये किसके बराबर होगा, 5 जो बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, समझ में आया?
दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर वेरिएंस निकालना है आपको x प्लस ए को, x प्लस ए है तो a जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका जो वेरिएंस होगा वो बराबर होगा वेरिएंस ऑफ x के। ठीक है, आप a को काउंट नहीं करते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझ लो कि अगर आपको वेरिएंस निकालना था x प्लस 5 का तो ये किसके बराबर होगा, ये वेरिएंस ऑफ x के ही बराबर होगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है आप यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ 1 माइनस एक्स दिया गया है, तो इससे आप ये वाला एक प्रॉपर्टी देखना कि वेरिएंस ऑफ अगर a x प्लस बी होता है तो ये किसके बराबर होता है। अभी मैंने बताया कि अगर वेरिएंस a x होता है तो ये a स्क्वायर वेरिएंस x के बराबर होगा। अगर x प्लस a है तो हम a वालों को छोड़ देते हैं, इसको हम हटा देंगे, तो ये वेरिएंस x के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इस वाले प्रॉपर्टी को ये लगाऊं तो ये इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स के बराबर हो जाएगा, बी को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए यहाँ पे, तो ये ए पहले आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। समझ में आया? तो अगर हमें ये इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना हो, अगर यहाँ पे क्या दिया गया, वेरिएंस 1 माइनस एक्स दिया गया था। ठीक है, 1 माइनस एक्स दिया गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएंस एक्स को हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स, और यहाँ पे कर सकते हैं +1। ठीक है, यहाँ पे a क्या हो गया, a इक्वल टू -1 है और b इक्वल टू क्या है, 1 है। आप इससे कंपेयर करोगे तो इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, जो a होता है वो इसका स्क्वायर हो जाता है, तो a का स्क्वायर ये हो जाएगा, -1 है तो -1 का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, तो आप वेरिएंस ऑफ w निकालोगे तो ये क्या आता, ये इसके बराबर होगा। तो यानी कि आप वेरिएंस ऑफ w निकालते हो तो 1 माइनस एक्स था, लेकिन ये भी क्या होगा, आगे चल के इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो वेरिएंस ऑफ w होगा वो बराबर होगा वेरिएंस ऑफ x के। ठीक है, तो आप ये निकालो चाहे x की वेरिएंस निकाल दो, दोनों बराबर ही होते हैं। अब वेरिएंस ऑफ x कैसे निकालते हो, तो देखो इसका फॉर्मूला आपको गिवन होगा आपके क्विज के पहले ही, जो पहले क्वेश्चन में वहाँ पे मेंशन किया होता है कि आपको क्वेश्चन बोला था कि x जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जब आप इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि निकालते हो तो a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर होता है, और उसका वेरिएंस निकालते हो तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, अगर वेरिएंस निकालना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपके उसकी वेरिएंस निकालनी है तो वो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, यहाँ पे देख लो यूनिफॉर्म के लिए होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है। अब यहाँ पे जो x है वो क्या ले सकता है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका है, ये वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, n क्या है, नंबर है, कितने इसमें नंबर है, तो n का नंबर क्या है, 6 है, तो n बराबर क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर -1/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 -1/12। इसको सॉल्व करो, 36 माइनस 1 35/12, 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.92, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करने आना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक्सपेक्टेड होता है a प्लस बी अपॉइंट 2 और वेरिएंस उसका होता है n स्क्वायर -1/12। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपका क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं क्या कहते हैं। अब आपसे बोल क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है किसका, z प्लस डब्ल्यू का। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने वेरिएंस के लिए कुछ उसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर वेरिएंस ए एक्स होता है तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स हो जाता है। ऐसी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ध्यान से देख लो, ये यहाँ पे यूज में आएगा। पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है किसका, अगर आपको ए एक्स गिवन है इसका निकालना है, तो यहाँ पे वेरिएंस में ए स्क्वायर हो जा रहा था ना, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होगा, ये ए इंटू ई का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर नहीं होगा, ए एक्स हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म। दूसरा कि अगर एक्स प्लस वाई है, दो रैंडम वेरिएबल है और एक्स प्लस वाई इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना होता है, तो आप इसको एक्स से लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होता है, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे ना हो। फिर अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना हो ए एक्स प्लस बी वाई का, तो ये किसके बराबर होता है, ये ए बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब फोर्थ इसमें टर्म याद रखना
कि अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है x प्लस सी की, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले उसमें वेरिएंस में क्या हो रहा था, जो कांस्टेंट टर्म हो रहा था वो गायब हो जा रहा था, उसको वेरिएंस x हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो बाहर आ जाएगा, c हो जाएगा, उसको बाहर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप याद रखना एक्सपेक्टेड के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, और ये वेरिएंस के लिए 2 प्रॉपर्टी जो कि अभी हमने यूज भी कर लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि आपको एक्सपेक्टेड निकालना है z प्लस डब्ल्यू का। तो अब बताओ कि ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ई एक्स प्लस वाई होता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ई प्लस एक्सपेक्टेड ऑफ वाई कर सकते हो। इसको आप ऐसे ले सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जेड क्या है, जेड को डिफाइन किया गया एक्स वाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जेड की जगह पे एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई हो गया, प्लस डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है 1 माइनस एक्स, तो आप यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पे 1 माइनस एक्स कर दिए। अब बताओ एक्स वाई है, ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट होता है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये बोला भी है कि एक्स और वाई क्या इंडिपेंडेंट है, यूनिफॉर्म है, और ये क्या इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो इस वाले टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, ई ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड ऑफ वाई, ठीक है, लिख सकते हो। ऐसे ही ई 1 माइनस एक्स है, तो अभी हमने देखा था कि 1 माइनस एक्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे देखो, एक्स प्लस वाई हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और चाहे इसको यहाँ पे अप्लाई करो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 1 ही होगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई प्लस ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 तो 1 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो गया। अब इसमें क्या करो, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कॉमन ले लो, तो ये कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये +1 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आपको देखो फॉर्मूला में पहले ही दिया गया है कि अगर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका रैंडम वेरिएबल होता है तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, ये होता है a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x है और y है ये क्या है, यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3 4 5 6 है। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को ऐड करके, तो 6 + 1 7 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो इससे आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना निकल के आया, ये निकल के आया 3.5, ठीक है। और ऐसे ही दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा, क्योंकि वाई भी क्या ले रहा है, वाई भी डेटा 1 2 3 4 5 6 ले रहा है, तो इसका भी जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि जो मीन आएगा वो सेम आएगा, 3.5 ही आएगा, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 से -1 करोगे तो क्या होगा, 2.5 होगा, और यहाँ पे +1, इसको इंटू कर दो, इसको इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.5 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 8.75 और +1, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 9.75, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 9.75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसी तरीके का है, उसमें प्रॉपर्टी यूज होगी, लेट एक्स एंड वाई बी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दिया गया है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दिया गया है वो क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। ये दिया गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये 4 दिया गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई दिया गया 1, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया गया आपको 9, वेरिएंस ऑफ वाई दिया गया आपको 2, और आपको नया एक वेरिएबल डिफाइन किया गया जो कि बराबर है 4x प्लस 2y के। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी का बोल रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी निकालना है, ठीक है, ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी निकालना है। तो टी के जगह पे क्या आप लिख सकते हो, टी की वैल्यू ये ले रहा है, ये रैंडम वेरिएबल ऐसे डिफाइन है, तो इसको लिख सकते हो 4x प्लस 2y है। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाओ, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू 4x प्लस 2 है, ठीक है, तो x प्लस वाई अगर होता है और ये इंडिपेंडेंट है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2y लिख सकते हो।
और फिर हमने देखा था कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स होता है तो ए बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 है तो ये बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया के तो यहाँ से वैल्यू की पुट कर दो, 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई यहाँ पे दिया गया 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4 4 16 प्लस 2 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा और यहाँ पे आपको आंसर दिया गया 18, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सब क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबका सब वैल्यू दिया गया, अब आपको बोल रहा है कि वेरिएंस निकालना है किसका, आपको वेरिएंस निकालना है 3t प्लस 4 का। यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3t प्लस 4 है, तो अब जब वैल्यू दी गई होती है वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी दिया गया होता है, तो इसका हमने क्या देखा था कि जो बी होता है वो तो हाइड हो जाता है, ऐसे कोई टर्म में होता नहीं है, ठीक है। इसको आप ये कांस्टेंट है तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स के बराबर, ठीक है। अब ए जो है वो अगर ये कांस्टेंट है तो ये इसको बाहर करोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाता है, तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। तो आप इसको सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो, ये कांस्टेंट है, मैं ये बाहर जाएगा तो ये मतलब ये नेगलेक्ट कर सकते हो, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो वेरिएंस ऑफ ये 3t के बराबर होगा, और फिर ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर आ जाओगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू वेरियंस ऑफ टी, ठीक है। समझ में आया? टी यहाँ पे दिया गया, टी की वैल्यू 4x प्लस 2y है, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है, तो इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू वेरियंस ऑफ टी की जगह पे रख दो, आप टी की जगह पे क्या रख सकते हो 4x प्लस 2y रख सकते हो, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू, अब देखो 4x प्लस 2y है और ये क्या इंडिपेंडेंट है, तो अब a प्लस बी अगर होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ 4x प्लस वेरिएंस ऑफ 2y लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अप्लाई करना 9 इंटू, अब देखो जो वेरिएंस 4x है यहाँ पे a कांस्टेंट है बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है में ये बाहर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू वेरिएंस ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वेरिएंस की वैल्यू दी गई है, क्या वेरिएंस x की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे इंटू करके इसकी वैल्यू पुट कर लो यहाँ से क्वेश्चन से 16 इंटू वेरिएंस x की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे क्या दी गई है, यहाँ पे 9 दिया गया, तो यहाँ पे वेरिएंस x की वैल्यू 9 आ जाएगी, प्लस 4 इंटू वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे 2 दी गई है क्वेश्चन में, तो इसको 2 रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 9 करोगे तो ये हो जाएगा 144, 4 प्लस 4 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करो 9 इंटू 144 प्लस 8 ये हो जाएगा 152, और 9 से जब इंटू करोगे तो कितना आएगा 1368 आएगा। तो जो वेरिएंस 3t प्लस 4 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1368 के बराबर आएगी। समझ में आया कि कैसे हुआ? तो यहाँ पे आपको कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आपको केवल जो प्रॉपर्टी है वेरिएंस की वो पता होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई कि अगर वेरिएंस ए एक्स होता है तो ये ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स हो जाता है, वेरिएंस एक्स प्लस ए होता है तो ये जो आपका कांस्टेंट होता है वो नेगलेक्ट हो जाता है, अब ये वेरिएंस एक्स के बराबर होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।